और ये है हमारी 6वें नंबर की पुस्तक, यानी सदस्य व्यक्तिगत पास बुक। ये पुस्तक सदस्य के पास में रहती है और इसका जो प्रत्येक सदस्य के पास ये अलग अलग पुस्तक होती है। और इसमें भी वही जो हमारा कवर पेज है, इसके ऊपर सदस्य का जानकारी लिखी जाती है, सदस्य का नाम, सदस्य संख्या, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, गांव, ब्लॉक, जिला, और ये सारी चीज़ें इसमें भरी जाती हैं। और इस पुस्तक में जो जानकारी लिखी जाती है हम देखते हैं, जैसे सबसे पहले पेज खोलते से इसमें सदस्य का जो व्यक्तिगत जानकारी होती है वो इसमें भरी जाती है, जो उसमें सदस्य का फोटो भी लगा होता है और समूह की जो प्रवेश तिथि, वो सारी चीज़ें हैं। ये मतलब इसका एक बार देख लीजिए, बाकी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से भरा जाता है। अगली जो जानकारी इस पुस्तक में भरी जाती है वो होती है सदस्य की बचत का विवरण, यानी सदस्य जो जमा करवाते हैं उनकी बचत उनके द्वारा कितनी करवाई जाती है वो इस पुस्तक में लिखी जाती है। इसके बाद में इस पुस्तक के अंदर सदस्य द्वारा लिए गए ऋणों का विवरण भी लिखा जाता है, जैसे कि लघु ऋण और बड़ा ऋण। तो ये लघु ऋण का, तो ये बड़ा ऋण का विवरण है, इस प्रकार से इसमें लिखा जाता है। और ये किस प्रकार से लिखा जाता है वो चीज़ें हम आगे सीखेंगे। तो अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को अपनी अगली पुस्तक है सदस्य पास पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सदस्य पास पुस्तक जो है वो ये होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, समूह के प्रत्येक सदस्य की, जो समूह का जो प्रत्येक सदस्य होता है उसकी व्यक्तिगत बचत, यानी उसकी खुद की पर्सनल कितनी बचत हो गई है और उसके द्वारा लिए गए व्यक्तिगत लघु ऋण, बड़े ऋण का जो भी विवरण है जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत पास पुस्तक। और ये जो पुस्तक होती है सदस्य के पास में ही रहती है हमेशा। और सदस्य इसकी ये जो पुस्तक होती है सबसे छोटी पुस्तक होती है और सदस्य इसको अपने पास में ही रखते हैं। जब समूह की बैठक होती है तो सदस्य साथ में लेके जाते हैं और अपना लेन देन की प्रविष्टि करने के बाद तुरंत उसको अपने साथ ही वापस ले जाते हैं। तो ये होती है सदस्य की पास पुस्तक। उसके बाद में ये जो पुस्तक है इसको लिखने के लाभ, सदस्य को स्वयं के लेन देन की जानकारी होती है, यानी ये जो पुस्तक है ये रखने से सदस्य को खुद को ये पता रहता है कि हमने आज तक कितना लेन देन कर लिया है। वो खुद भी देख सकती है और अपने परिवार के सदस्यों को भी दिखा सकती है, ताकि उनको भी विश्वास रहे कि हाँ इसकी डायरी में लिखा हुआ है इसने कितना पैसा लिया और कितना जमा करवाया। वो सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है ताकि परिवार वालों को भी उसमें विश्वास बना रहता है और सदस्य को स्वयं को भी पता रहता है कि मैंने कब कितना पैसा जमा करवाया और कब कितना मेरा बाकी चल रहा है। उसके बाद में है दूसरा जो लाभ है, मांग के अनुसार उधार वापसी करने में मदद मिलती है। अगर ये डायरी स्वयं सदस्य के पास रहती है तो इसका फायदा ये है कि सदस्य को ये पता रहेगा कि मुझे अगली बैठक में कितना पैसा लेकर जाना है। तो वो उससे वो सदस्य पहले ही अपने घर वालों से अपने पता करेगा, उसको पढ़ना आता है तो स्वयं पढ़ के लिए आएगी, नहीं पढ़ना आता है तो अपने परिवार के सदस्यों को दिखाकर ये कर लेगी कि आज मेरी इतनी किस्त जमा होगी, जिससे कि वो समय पर अपनी किस्त और ब्याज ला सकेगी। तो इसका ये फायदा भी इस डायरी से होता है। उसके बाद में है सदस्य की पासबुक पहचान पत्र की जैसी होती है। उस महिला की उसमें सारी जानकारी इस पासबुक डायरी के अंदर भरी जाती है, जैसे उसकी उम्र, किसका नाम, उसके पति का नाम, उसकी उम्र, जाति, उसका काम धंधा, वो सारी चीज़ें जानकारी होती है और एक तरह से उसके पास में रहती है। जैसे अपने बैंक की डायरी अपने पास में रहती है, इसी प्रकार इस सदस्य के पास में रहती है। तो एक पहचान पत्र के रूप में भी उसकी ये काम आती है कि ये महिला इस समूह की ये सदस्य है और इसके द्वारा इतना लेन देन किया जा रहा है। और इस पुस्तक में जो होता है, अब इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन सी विवरण इस पुस्तक के अंदर लिखे जाते हैं। तो देखिए इसमें 5 प्रकार का विवरण इस पुस्तक के अंदर लिखा जाता है। सबसे पहला होता है सदस्य का व्यक्तिगत विवरण, जो कि डायरी के प्रथम पेज के ऊपर ही लिखा जाता है, जिसमें सदस्य की अपनी व्यक्तिगत जानकारी लिखी जाती है, जैसे उसका नाम है, उसकी उम्र है, जाति है, उसके पति का नाम लिखना है, उसकी वैवाहिक स्थिति लिखनी है कि विवाहित है या अविवाहित है, पति का नाम लिखना है, उसका क्या रोजगार धंधा है, उसके पास जमीन है या नहीं है और वो क्या काम धंधा करते हैं, वो सारी जानकारी उसके अंदर लिखी जाती है और सदस्य की फ़ोटो भी उसके ऊपर लगाई जाती है। तो ये पहला पेज के ऊपर उसकी जानकारी भरी जाती है। दूसरे नंबर का जो पेज होता है उसके ऊपर समूह के सभी सदस्यों के नाम लिखे जाते हैं, जिससे कि उस महिला को भी पता रहे कि मेरे समूह में कौन कौन सी महिलाएं हैं। उनके पति के नाम लिखे जाते हैं, उनके पतियों के नाम लिखे जाते हैं, बाकी सदस्यों की जानकारी भी उस सदस्य की व्यक्तिगत डायरी में लिखी जाती है।
उसके बाद में तीसरा नंबर का जो उसमें खाता लिखा जाता है वो है सदस्य की व्यक्तिगत बचत, यानी सदस्य की अपने खुद की पर्सनल बचत कितनी हो गई है, वो प्रत्येक बैठक में उसने कितनी बचत जमा करवाई और आज दिन तक उसकी खुद की टोटल कितनी बचत हो चुकी है, वो सारी जानकारी उस बचत खाते में लिखी जाती है। सदस्य और चौथा खाता जो है इसके अंदर सदस्य का व्यक्तिगत लघु ऋण का विवरण, यानी सदस्य ने आज दिन तक उसने कितना लघु ऋण लिया है। वो जैसे कि हमने ऋण पुस्तक में देखा था कि 2 प्रकार के खाते होते हैं, लघु ऋण और बड़ा ऋण। इस सदस्य की पासबुक की डायरी में भी बिल्कुल सेम टू सेम वही ऋण पुस्तक के जैसा ही नमूना बना हुआ होता है। हमने जो ऋण पुस्तक में प्रविष्टि की है वही की वही प्रविष्टि सदस्य की इस पासबुक के अंदर भी की जाती है, लघु ऋण के अंदर और बड़े ऋण के अंदर। तो सदस्य को ये पता रहता है कि हाँ मेरा रजिस्टर में जो लिखा गया है मेरा यहीं पे भी वही चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये 5 प्रकार की जानकारियाँ इस साधारण व्यक्तिगत डायरी के अंदर लिखी जाती हैं। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी इसका एक बार नमूना बना करके इसमें किस प्रकार से हमें प्रविष्टि करनी होती है। सदस्य की जो पासबुक जो होती है उसके अंदर हम बचत का विवरण किस प्रकार से लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे जिस मीटिंग में हमने जो डेट डाली है कौन सी तारीख को हमारे समूह की बैठक हुई है तो वही तारीख हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जैसे अगर 8 तारीख को हमारी बैठक हमने बैठक प्रस्ताव में लिखी है तो यहाँ पे भी वही 8 तारीख आ जाएगी 8/05/2020। ठीक है, बचत अगर हमने करी है 10 रुपये करी है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 रुपये और इसको अपन खाली छोड़ देंगे, कुल बचत होगी अपनी 10 रुपये। फिर इसके बाद अगली बैठक अगर हम करते हैं जैसे 15/5/2020, इस बैठक में भी अगर 10 रुपये सदस्य जमा करवाती है तो टोटल कितने हो गए 10 और 10 कितने हो गए 20। यहाँ अंत में अपने को इसका टोटल लिखते रहना है। इसी प्रकार जैसे अगली बैठक होती है तो अगली बैठक में भी सदस्य अपना 10 रुपये जमा करवाती है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 और 10 कितने हो गए 30। इस प्रकार इस डायरी के अंदर हमको लास्ट की कुल कितनी टोटल उसकी बचत हो चुकी है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि उस सदस्य ने कुल टोटल आज तक उसकी कितनी बचत हो चुकी है। बस अपने को इस तरह डेट वाइज लिखना है, जो हमने बैठक प्रस्ताव में जो डेट डाली है वही डेट यहाँ डालनी है। और अगर मान लीजिए जैसे उपस्थिति रजिस्टर में कोई महिला उस दिन नहीं आई है, जैसे मान लीजिए ये सदस्य है और उपस्थिति रजिस्टर में हमने जो लिखा है विवरण सेम उसमें भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए 29 तारीख की बैठक है और हमने उपस्थिति में इस महिला लिखा है, उपस्थिति में विवरण लगाया है और ये महिला उसमें नहीं आई है, ना ही इसने अपनी बचत जमा करवाई है, तो अपन यहाँ पे 29 तारीख की बैठक में इसकी बचत कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अगली बैठक में उसने जो बैठक में जो डेट आई है वो डेट डाल के उसके अंदर वो आएगी तो 20 रुपये एक साथ जमा कर को 20 रुपये एक साथ ही अपने को यहाँ लगाने और यहाँ पर इसका टोटल भी एक साथ ही लगाना है। और इस प्रकार से अपने को ये पुस्तक कंप्लीट करनी है। बाकी के जो खाते हैं अपने पहला वाला जो खाता मैंने बताया था सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है, जैसे कि उसका नाम आता है, उसकी उम्र आती है, उसके पति का नाम, उसकी जाति, उसकी शिक्षा, उसकी वैवाहिक स्थिति, और व्यवसाय, जमीन का विवरण, उसका पता, ये इस प्रकार से जानकारी पूछी जाती है जो उसमें डायरी में उसके भरी जाती है। ये सारी जानकारी अपने प्रथम पेज में इसके अंदर भरी जाती है। नमूना अपने पुस्तक में लिखा होता है, ये मैंने सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पर ऐसे लिख के बताया है। इसके अलावा ये बचत हो गई। उसके बाद में अपना जो सदस्य का जो बाकी सदस्य होते हैं समूह के दूसरे नंबर के पेज पे लिखा जाता है, तो सदस्य का नाम और उसके साथ में उसके पति का नाम वहाँ उस डायरी में लिखा जाता है। बाकी का जो लघु ऋण का और बड़े ऋण का विवरण है जो बिल्कुल हम उसमें लिखते हैं ऋण पुस्तक में, बिल्कुल वैसे की वैसे अपने को उसको उतारना होता है। इस प्रकार से 5 प्रकार के खातों की इसमें प्रविष्टि की जाती है। और सबसे ऊपर पहले पेज पे सदस्य की फोटो लगाई जाती है जो लगाना अनिवार्य है, जिससे कि पता रहे कि उस सदस्य की ये कौन सी सदस्य है, उसका नाम जिसका नाम है उसकी फोटो इस पर लगनी चाहिए। तो ये है हमारे 6वें नंबर की जो पुस्तक है सदस्य की व्यक्तिगत पास पुस्तक।
और एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब भी बचत जमा करवाएं यहाँ सदस्यों के हस्ताक्षर भी हो, पदाधिकारी जो होते हैं उनके हस्ताक्षर भी होना ज़रूरी है। हर बैठक में जब भी बचत जमा करवाएं पदाधिकारी के हस्ताक्षर जरूर करवाएं। दोस्तों, एक बार हम हमारा मासिक प्रतिवेदन किस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है उसको सीखने से पहले एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि ये होता कैसा है। दोस्तों, ये हमारी 7वीं पुस्तक जो मासिक प्रतिवेदन होती है ये एक ही पेज पे दोनों तरफ बने हुए हैं। तो पहला जो हमारा इसका पार्ट होता है उसमें हमारे समूह के जो जानकारी भरी जाती है ऊपर ऊपर 10 बिंदु तक, तो जैसे समूह का नाम, गांव का नाम, उत्थान संस्थान का नाम, ब्लॉक का नाम, सदस्यों की संख्या, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता नंबर, ये कुछ डिटेल्स में भरी जाती है। इसी प्रकार समूह की बैठकों का, बचत का, उपस्थिति का इसमें विवरण भरा जाता है और समूह के द्वारा जो ऋण लिए गए हैं उनकी जानकारी इसमें भरी जाती है और समूह की आय व्यय की जानकारी इसमें भरी जाती है और अंतिम शेष राशि नगद और बैंक में और समूह द्वारा किए गए कार्य फर्स्ट पेज पे इसमें भरे जाते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, तो पहले में तो ये जानकारी भरी जाती है और जो दूसरा पेज है उसमें इसमें सदस्य जो समूह के जो 10 सदस्य हैं, 11 सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा समूह का जो ऋण की प्रारंभ राशि वगैरह और उनके उस महीने में किए गए लेन देन का विवरण इसमें भरा जाता है और ये किस प्रकार से भरा जाता है वो हम आगे सीखेंगे। तो अभी तो हमने ये इस पुस्तक को देख लीजिए, इसमें 2 पार्ट हैं जो हमने आपको दिखाए हैं और आगे इसको किस प्रकार से भरा जाता है वो हम आपको आगे सिखाएंगे। स्वयं सहायता समूह की 7वें नंबर की पुस्तक जो है मासिक प्रतिवेदन। अब मासिक प्रतिवेदन के नाम से ही पता चलता है कि ये पुस्तक किस काम के लिए उपयोगी है। मासिक यानी महीना और प्रतिवेदन यानी हमारे समूह की 1 माह की पूरी रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसा कि परिभाषा इस पुस्तक की जो है, समूह की 1 माह में आयोजित सभी बैठकों में किए गए लेन देन, जैसे बचत है, खर्चे हैं, सामाजिक जो मुद्दों पर जो चर्चाएं की गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो इन सब का जो विवरण है जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं मासिक प्रतिवेदन। यानी स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य 1 महीने में जितनी भी बैठकें होती हैं उन बैठकों में उन्होंने कितना लेन देन किया, कितना बचत दिया, कितना ऋण दिया, कितना वापसी आया, कौन कौन से मुद्दों पे उनके द्वारा चर्चा की गई, क्या निर्णय लिए गए, वो सारा विवरण इस पुस्तक के अंदर लिख के दिया जाता है, जिससे कि ये सारी सूचनाएं हमारे जो ऊपरी संस्था है, ग्राम संगठन है, हमारे क्लस्टर संगठन है, वहाँ तक ये सूचनाएं पहुँच सके, इसलिए ये तैयार करके मासिक प्रतिवेदन दिया जाता है। अब इस मासिक प्रतिवेदन को बनाने से क्या फ़ायदा है वो हम देखते हैं। ग्रेडिंग करने में सहायक है। ग्रेडिंग का मतलब तो आपने सुना ही होगा नाम, जैसे कि हमारे स्वयं सहायता समूह जो एक गांव के अंदर लगभग 10, 12, 15 जितने भी समूह होते हैं, सभी समूहों के एक दूसरे से तुलना की जाती है। देखा जाता है कि किस समूह में किस तरीके से बेहतर तरीके से बैठकें होती हैं, किस समूह में बेहतर तरीके से पूरे सदस्य समय पर बचत जमा करवाते हैं, सभी सदस्य पैसों का लेन देन करते हैं, सही समय पर पैसा जमा करवाते हैं या नहीं करते। तो इस प्रकार से उन समूह के एक दूसरे से तुलना की जाती है, यानी ग्रेडिंग की जाती है। तो इस मासिक प्रतिवेदन के अंदर हर समूह का अपने अपने मासिक प्रतिवेदन में उनकी रिपोर्ट भरी जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा समूह प्रत्येक महीने में अपनी नियमित बैठकें कर रहा है, नियमित ही बचत कर रहा है, नियमित आंतरिक लेन देन कर रहा है, ठीक है, और अपने जो उनके सामाजिक समस्याएं हैं, मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और पैसों का उपयोग है, अपनी जो राशि है उसका उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका पता इस ग्रेडिंग के माध्यम से चलता है। तो ये जो मासिक प्रतिवेदन है ये ग्रेडिंग करने में सहायक होता है, क्योंकि इसी मासिक प्रतिवेदन में हमारे 1 महीने की सारी जानकारी लिखी हुई होती है। अब ग्रेडिंग करने का इस जो मासिक प्रतिवेदन के माध्यम से ग्रेडिंग होती है, अब इस ग्रेडिंग करने से भी फायदा ये होता है कि ग्रेडिंग के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा समूह कमज़ोर चल रहा है, तो उससे उस समूह को कमज़ोर समूह की पहचान करके उसको प्रशिक्षण देकर उसको मजबूत करने में इससे सहायता मिलती है। इसलिए हमारा मासिक प्रतिवेदन बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी ऊपरी संस्थाओं को भी इसकी सूचना आसानी से मिल सके और हमारे लिए ये मासिक प्रतिवेदन एक अन्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने में भी उपयोगी होता है। इस 7वीं पुस्तक के अंदर हमारी सारी जानकारी भरनी होने से हम लोग किसी भी संस्था से अपने आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और आगे
ये जो पुस्तक है इसको किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम आपको अभी बताएंगे। अब हम देखते हैं हमारे मासिक प्रतिवेदन का एक बार नमूना। ये पूरा एक साथ बोर्ड पे नहीं आ पाया है, लेकिन हम आपको इसमें टुकड़ों टुकड़ों में इसमें समझाएंगे। तो सबसे पहले जो इसमें जानकारी भरी जाती है वो है समूह का नाम, उसके बाद में गांव का नाम, और यहाँ पे लिखा होता है माह। ये हम कौन से माह का मासिक प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में आता है गांव का नाम, ग्राम संगठन का नाम, ब्लॉक का नाम, उसके बाद में समूह की गठन दिनांक यानी कौन सी तारीख को समूह बनाया गया था। उसके बाद में आता है सदस्यों की संख्या, यानी समूह में कुल सदस्य कितने हैं। बैंक शाखा, यानी हमारे समूह का जो खाता है उस बैंक की शाखा कौन सी है। बैंक खाता की संख्या, यानी हमारे समूह का जो बैंक खाता है उसका खाता संख्या यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद 90 नंबर पे है बैठकों का क्रम, यानी बैठकें जो होती है हमारे कौन से क्रम में होती है, साप्ताहिक होती है या पाक्षिक होती है या फिर मासिक होती है। तो वो बैठकों का क्रम अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अब अपने राजीविका के जो समूह है वहाँ पे अधिकतर साप्ताहिक बैठकें होती हैं, लेकिन कई लोग जैसे हैं अगर वो मासिक करते हैं तो अपने को वही लिखना है जो हम बैठकें करते हैं। साप्ताहिक करते हैं तो साप्ताहिक, मासिक करते हैं तो मासिक। इस प्रकार पुस्तक संचालक का नाम, अब यहाँ पे लिखना है जो पुस्तक संचालक हमारे समूह द्वारा चयन किया गया है और जो हमारे समूह की पुस्तकें लिख रहा है उस पुस्तक संचालक का नाम अपने को यहाँ पे लिखना है। 11वें नंबर का जो बिंदु है उसमें लिखा जाता है बैठक, बचत और उपस्थिति का विवरण, यानी समूह के अंदर पिछले माह तक कुल कितने बैठकें हुई थी, इस माह में कितने हुई हैं और आज दिन तक कुल कितने बैठकें हो चुकी हैं। और उसके बाद में कुल बचत का विवरण लिखा जाता है कि पिछले महीने तक कुल कितनी बचत हुई थी, इस महीने में कितनी हुई और कुल बचत कितनी हो चुकी है। उसके बाद उपस्थिति की संख्या, यानी सदस्यों की जो उपस्थिति होती है वो पिछले माह तक तो कितनी उपस्थिति थी और इस महीने में कितनी उपस्थिति हुई है और कुल उपस्थिति कितनी हो चुकी है। इस प्रकार के सदस्यों की बैठकों की संख्या, बचत और उपस्थिति का विवरण इस कॉलम में लिखा जाता है 11वें नंबर के कॉलम में। उसके बाद 12वां नंबर का जो बिंदु है उसमें पूछते हैं समूह प्राप्त ऋण और समूह द्वारा भुगतान किए ऋण का विवरण। समूह को जो प्राप्त ऋण होता है और समूह द्वारा जो ऋण भुगतान किया जाता है उसका विवरण इस कॉलम के अंदर अपने को लिखना होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा होता है संस्था का नाम, यानी समूह को जो ऋण मिला हुआ है वो कौन सी संस्था से मिला हुआ है। उसके बाद में आता है कि प्रारंभ ऋण कुल राशि, यानी जब हमारा नया महीना शुरुआत हुआ, हमारा जिस महीने का हम मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं, तो जब ये महीना स्टार्ट हुआ तो उस समूह को, उस संस्था को हमें कितना रुपया चुकाना शेष था वो राशि अपने को यहाँ पे लिखनी है। बकाया के साथ तक वापस करने का ऋण की कुल राशि, यानी पिछले महीने में अगर कुछ किस्त अपने को चुकानी थी और हमने नहीं चुकानी थी और इस महीने की जो किस्त चुकानी थी वो दोनों मिलाकर अपने को असल यहाँ लिखना है और ब्याज यहाँ लिखना है। टोटल मिलाकर में कितना पैसा अपने को जमा करवाना है। अब इसमें से मांग में से हमने जमा कितना करवाया असल वो यहाँ लिखना है और ब्याज कितना करवाया वो यहाँ लिखना है। और जितना टोटल करवाना था उसमें से करवाने के बाद में अगर हमने पूरा करवा दिया है तो यहाँ बकाया में कुछ भी नहीं आएगा। और लेकिन अगर हमने ब्याज या किस्त कम करवाई है तो जो जितनी राशि हमने कम करवाई है वो राशि यहाँ लिख देंगे बचत बकाया के अंदर, असल राशि यहाँ पर और ब्याज राशि यहाँ पर भी। और चुकाने के बाद सदस्य के ऊपर जो संस्था का शेष ऋण रह गया है वो आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में एक बार हम इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे भाई किस प्रकार से अपने को इसमें भरना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अप्रैल माह का, अप्रैल 2020, तो हमने यहाँ लिख दिया अप्रैल 2020। जैसे मई तो अभी चल रहा है तो अप्रैल का एम्पियर ही बन के वहाँ पे जाएगा। जब मई का महीना खत्म होगा तो मई के महीने का एम्पियर तैयार किया जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे अप्रैल के महीने का एम्पियर तैयार करेंगे कि अप्रैल के महीने में कितनी बैठकें हुई और कितना लेन देन हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा गांव का नाम। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है अपने बर्थल,
जिस गांव में जिस समूह का जो महिला समूह है उस गांव में बना हुआ है, यहाँ पे अपने को यहाँ गांव का उसी गांव का नाम लिखना है। मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ बर्थल लिखा है। उस ग्राम संगठन का नाम, यानी वो समूह जिस ग्राम संगठन में जुड़ा हुआ है उस ग्राम संगठन का नाम, ये लिखा मैंने यहाँ पे रोशनी। वैसे ब्लॉक का नाम, यानी हमारी जो तहसील कौन सी लगती है वो अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया दीवाई, इसमें लिखनी है अपने को समूह की गठन दिनांक, यानी समूह हमारा जो बना था वो कौन सी तारीख को बना था। तो यहाँ पे आ जाएगा गठन दिनांक 16/9/2013 की गठन दिनांक हमने यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी सदस्यों की संख्या, यानी सदस्यों की संख्या हमने लिखी 11। आप जिस समूह को बनाओगे आपको उसी समूह के सदस्यों की संख्या लिखनी होगी। बैंक शाखा आ जाएगी निवय। खाता संख्या जो भी हो अपने को यहाँ पे अपने को उसके अंदर डालनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं डाल देती हूँ, ये हमने खाता संख्या डाल दी। उसके बाद बैठकों का क्रम, हमारे यहाँ पे साप्ताहिक बैठकें होती है तो हमने यहाँ पे लिखा साप्ताहिक। उसके बाद पुस्तक संचालक का नाम यहाँ पे लिख दिया जैसे लक्ष्मी। तो ये आ गया यहाँ तक का विवरण, और ये विवरण हमें हर महीने का जो मासिक प्रतिवेदन बन के जाता है, हमें हर महीने ही ये विवरण हमको लिख के भेजना होता है। इसको हमें कोई भी विवरण जो है खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद 11वां नंबर का टॉपिक है जो अपना है बैठक, बचत और उपस्थिति का विवरण। तो सबसे पूछा है इसमें समावेश या फिर बैठकों की संख्या, यानी पिछले माह तक कितनी बैठकें हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ उदाहरण के तौर पे डाल रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा है 342। ठीक है, और इस माह में बैठकें हुई हैं 4 बैठकें। तो कुल बैठकें कितनी हो गई? अप्रैल में हुई 4 बैठकें और मार्च तक की हो गई थी 342। तो दोनों मिला के कितनी हो गई? 346, यानी 346 बैठकें हो चुकी हैं अप्रैल माह तक। उसके बाद में आती है बचत। बचत यहाँ पे मैं अंदाजन डाल रही हूँ, आप लोगों के यहाँ पे जितनी टोटल बचत हुई है आपको वही यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा यहाँ पे बचत हो गई हमारी 1 लाख रुपए। ठीक है, और इस महीने में हमारी बचत आई है 2000 रुपये, 2200 रुपये। ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे 2200 रुपये। अब टोटल कितनी बचत होगी हमारी? 1,02,200। ठीक है, ये हमारी टोटल इस महीने की बचत है, हमारी अब तक की बचत हो चुकी है। उसके बाद में अब हम यहाँ लिखेंगे पिछले मार्च के महीने तक सदस्यों की हाजिरी, जो हम उपस्थिति पुस्तक में लिखी हुई होती है। नीचे टोटल में लिखा होता है कि मार्च का जैसे ही महीना खत्म होता है नीचे हम टोटल में लगाते हैं कि इस महीने तक की कुल उपस्थिति और इस महीने तक की कुल बचत। तो वो सारी चीज़ें हम उपस्थिति पुस्तक में से देख के यहाँ पे हम लोग भर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 3735 पिछले महीने तक की थी और इस महीने में हुई है 44 हाजिरी। ठीक है, यहाँ पे हो गई इस महीने में 44 हाजिरी। 11 सदस्य हैं, 4 बैठकें हुई और चारों बैठकों में सभी सदस्य आए तो कितनी हाजिरी हो गई? 44। तो अब इसका टोटल यहाँ पे लिख देंगे 3779। ये यहाँ इस महीने तक की इनकी उपस्थिति हो चुकी है। 44 को हमने इसमें जोड़ दिया तो ये हो गई 3779। ये हो गया हमारा इसका उपस्थिति, बचत और हमारी बैठकों का विवरण। इस प्रकार से अपने को इसमें प्रविष्टि करनी है। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से और समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये सारी जानकारी हम लोगों को उपस्थिति और बैठक रजिस्टर से प्राप्त होगी। अगर आप उपस्थिति और बैठक प्रस्ताव रजिस्टर समय पर लिख रहे हैं और उसका नीचे का जो योग है हर बैठक का बराबर करते हैं और महीने की सारी बैठकों का योग भी करते हैं, तो ये चीज़ें भरने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल जल्दी तरीके से आप इसको भर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारा 12वें नंबर का बिंदु, जिसमें पूछा जाता है समूह को प्राप्त ऋण और समूह को द्वारा भुगतान किया गया ऋण का विवरण। यानी समूह को किस संस्था से कितना
कितना पैसा मिला और समूह ने उस संस्था को कितना पैसा वापस कर दिया और उस संस्था का कितना पैसा शेष रह गया है समूह के ऊपर, इसकी जानकारी इसके अंदर भरी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया ग्राम संगठन का ऋण, ठीक है। तो प्रारंभ राशि यानी हमारे इस समूह को, जो बहुत पुराना समूह है, 5-6-7 साल पुराना समूह हो गया है, तो इसके ऊपर ग्राम संगठन का ऋण भी चल रहा होगा। तो मान लीजिए प्रारंभ 1,08,000 रुपये यहाँ पर इसका मार्च तक की एंडिंग चल रही थी, मतलब जब मार्च तक की किस्तें देने के बाद ग्राम संगठन का जो ऋण चुकाया था उसके बाद में यहाँ पर इनके ऊपर शेष रह गया था 1,08,000 रुपये, तो वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर अब इस महीने की जो इनकी मांग बनती थी बकाया शेष राशि इनका, जैसे पिछले महीने में अगर मार्च में इन्होंने कुछ जमा नहीं करवाई होती किस्त तो वो यहाँ पे डालते बकाया में, और जो ब्याज जमा नहीं करवाया था वो हम डालते बकाया में, लेकिन इन्होंने अपनी किस्त जमा करवा दी तो यहाँ बकाया में इनका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इस माह में जमा यानी अप्रैल माह में इन्होंने किस्त जमा करवाई, तो मान लीजिए इन्होंने असल में जमा करवाया है 10,000 रुपये और ब्याज जमा करवाया इस 1,08,000 का हो गया 1,080 रुपये, ठीक है। ये हो गया 1,080 रुपये इसका ब्याज दे दिया। अब बकाया राशि यहाँ पर कुछ भी नहीं रही है। अब शेष ऋण कितना रह गया, 1,08,000 में से 10 गए तो कितने बच गए, 1,92,000 रुपये, तो ये 92,000 रुपये शेष रह गया, ठीक है। अब इसी महीने में यानी अप्रैल के महीने में ही इन्होंने किस्त जमा करवाई और अप्रैल के महीने में ही ग्राम संगठन से और ऋण ले लिया, तो हम फिर से दोबारा से इसी संस्था का नाम लिखेंगे, क्योंकि ग्राम संगठन से हम जितनी भी बार ऋण लेते हैं उसको अपने को अलग अलग दर्शाना है, जिससे क्या एमआईएस पे जो एंट्री होती है मासिक प्रतिवेदन की उसको चढ़ाने में आसानी होती है। तो हमारे द्वारा ग्राम संगठन के जो भी ऋण चल रहे होते हैं उनको अपने को अलग अलग लिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 45,000 रुपये, यानी अप्रैल के अंदर जो प्रारंभ राशि आ गई ये भी आ गई, इनको ऋण भी मिल गया था, तो ये भी यहाँ पर इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, यानी 45,000 शेष, क्योंकि अप्रैल में ही इनको मिला है और अप्रैल में ही ये राशि, क्योंकि 45,000 अब अप्रैल में ही पैसा मिला है तो अप्रैल में ही तो पैसा जमा होगा नहीं, तो अगले महीने में होगा, तो इनकी मांग इस वक्त कुछ भी नहीं है और शेष राशि कितनी रह गई, 45,000 रुपये। तो दोनों चीज़ों को हमने अलग अलग दर्शा दिया है। अब इसके बाद में अगर इस समूह का बैंक से लोन भी हो रखा है तो संस्था का नाम क्या डालेंगे हम, बैंक। अब कौन से बैंक से हो रखा है वो नाम भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, आईसीआईसी है तो आईसीआईसी, या बैंक बीओबी है तो बीओबी, या फिर जो भी बैंक है उस बैंक का नाम भी अपने को यहाँ पे लिखना है। अब कितना लोन हुआ है वो अपन यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मान लीजिए इनका लोन हुआ है 2,50,000 का, ठीक है। अब 2,50,000 का था जो प्रारंभ राशि थी इनकी, फरवरी में लोन हुआ और फरवरी की किस्त देने के बाद मार्च में इनका पैसा, ये प्रारंभ राशि इनकी अप्रैल में निकल के आई, ठीक है। अब इन्होंने बकाया कुछ भी नहीं है, इस माह में इन्होंने बैंक में ऐसा जमा करवा दिया अपना 20,000 रुपये और ब्याज जमा करवा दिया इनका अपना इन्होंने 1,600 रुपये। ये अंदाजन लिख रही हूँ मैं, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे लिख रही हूँ। यहाँ पर जो भी ब्याज बना था इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब इनका शेष कितना रह जाएगा, 2,50,000 में से अगर 20 गए तो कितना रह गया, 2,30,000। इस प्रकार से जो भी राशि ली गई है मार्च की किस्त देने के बाद में जो पैसा शेष रह गया समूह के ऊपर वो राशि लिखेंगे हम यहाँ पे प्रारंभ में, मतलब जैसे ही अप्रैल का माह चालू हुआ ये कर्जा इस समूह के सिर पर था जो इसको चुकाना था, वो इसको कहते हैं हम प्रारंभ ऋण की राशि। और इस अप्रैल की किस्त चुकाने के बाद में इस समूह के ऊपर जो कर्जा रह गया है वो आ जाएगा शेष राशि में। अब जब हम अगले माह का एनपीआर बनाएंगे तो ये वाली राशि, जैसे हम मई का एनपीआर बनाएंगे तो ये वाली राशि आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मई में जब अप्रैल की किस्त चुकाने के बाद जो शेष राशि है वो मई में इनके लिए प्रारंभ राशि बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमको इसका विवरण यहाँ पे लिखना होता है। अब ये है हमारा 13वें नंबर का बिंदु, यानी समूह की आय और व्यय का विवरण।
आय और व्यय। आय का मतलब होता है हमारे समूह की कमाई और व्यय का मतलब होता है खर्च। आय व्यय को कभी भी प्राप्ति और भुगतान से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि प्राप्ति भुगतान अलग होता है, आय और व्यय अलग होता है। आय होती है हमारे समूह की कमाई और व्यय होता है समूह के द्वारा किया गया खर्च जो वापस नहीं आता है। तो इसमें देखिए ये तो हमारे आय है इस तरफ और व्यय का विवरण लिखेंगे हम इस तरफ, ठीक है। तो आय हमारे पास कहाँ कहाँ कौन कौन से मदों से आ सकते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए प्रारंभ शेष राशि। अब अभी तक तो हमने प्रारंभ शेष राशि का 2-3 चीज़ों में देखा है कि प्रारंभ शेष राशि किसको बोलते हैं। तो एक तो ऋण की प्रारंभ राशि अलग होती है और ये किसकी प्रारंभ राशि, हमारी आय की प्रारंभ राशि है। तो ये चीज़ उससे बिल्कुल अलग होती है। ये होता है हमारा पिछले महीने तक टोटल जो हमारी कितनी आय हो चुकी है, यानी हमारा टोटल ब्याज है, दंड है, बैंक से प्राप्त ब्याज है या फिर कोई अन्य आय हुई है। समूह गठन दिनांक से लेकर हमारी पिछले लास्ट बैठक तक जितनी कमाई हुई है हमारी, उसमें से समूह गठन दिनांक से लेकर हमारे आज दिन तक का जो खर्च हुआ है उसको घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होती है हमारे पिछले महीने तक की, वो आएगी यहाँ पर पे। तो इसको वो कहलाती है हमारी प्रारंभ राशि, यानी कुल कमाई में से कुल घटाने के बाद में जो राशि प्राप्त हुई है मार्च तक के महीने की, वो राशि हमें यहाँ पर लिखनी पड़ती है। वो कहलाती है हमारी आय व्यय की प्रारंभ राशि। उसके बाद में होता है सदस्यों से ऋण पर प्राप्त ब्याज। तो ये तो पिछले महीने तक की कमाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इस महीने में यानी अप्रैल के महीने में हमारे पास में कितना ब्याज आया। उसके बाद में आ जाएगा बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज, यानी इस महीने में हमें बैंक से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है और इस महीने में हमें समूह के अंदर कितना दंड आया है। और इसके अलावा अगर कोई अन्य आय हुई है हमारे समूह के अंदर तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मार्च तक की कमाई और इस महीने की हमारी आय टोटल जुड़ के वो यहाँ पर हम लोग टोटल उसका यहाँ पे करके लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी आज दिन तक की आय कितनी है। तो ये तो हो जाएगी हमारी आय का विवरण। अब देखते हैं हमारे व्यय का विवरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने शुद्ध आय दिखाई है अपनी। अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पे उत्थान संस्थान ऋण पर ब्याज, यानी हमने अगर हमारे ग्राम संगठन से जो ऋण ले रखा है उस पर कुछ ब्याज भुगतान किया है तो वो राशि हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में आता है बैंक ऋण पर ब्याज। अगर इस महीने में हमने जो बैंक की किस्त जमा करवाई है तो उस पर हमने कितना ब्याज जमा करवाया, यहाँ पर सिर्फ हमें इसी महीने का विवरण लिखना है। उसके बाद में आता है पुस्तक संचालक का मानदेय, यानी इस महीने में हमने पुस्तक संचालक को कितना मानदेय दिया है। उसके बाद में आता है यात्रा खर्च, यानी इस महीने में हमने कोई सफ़र खर्च कहीं आने जाने पे या समूह के काम से कोई बाहर गया हो तो उसमें कोई खर्च किया हो तो हम यात्रा खर्च में लिखेंगे। इनके अलावा कोई अन्य खर्च हुआ हो तो वो हम उसका मद लिख के, नाम लिख के और राशि यहाँ पर लिख देंगे। जो टोटल खर्च हुआ है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना होता है कि आय से अधिक व्यय। यहाँ पर हम आय से अधिक व्यय, ये जो हमारी आय हो जाएगी इस आय में से हम यहाँ से जो व्यय हुआ है उसको घटा देंगे तो हमारा आज दिन तक का शुद्ध लाभ निकल के आ जाएगा और वही शुद्ध लाभ जो होगा वो अगली बैठक में प्रारंभ राशि के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा। बाकी की ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ मैं आपको कॉलम समझा रही हूँ। बाकी की जो राशि में किस प्रकार भरनी हो अपने को, यहाँ पर जो ब्याज लिखा जाएगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हमारी साधारण खाता व्यय में से अगर आपने अब तक नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, साधारण खाता व्यय में हमारे मार्च तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, कितना दंड प्राप्त हुआ है, कितनी बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ है, कितनी कोई अन्य आय प्राप्त हुई है, मार्च तक का योग लगाना है। और उसके बाद में से मार्च तक टोटल खर्चा कितना हुआ है, जैसे पुस्तक संचालक का मानदेय हमने कितना दे दिया है मार्च तक, वीओ को ब्याज कितना दे चुके हैं हम मार्च तक, या बैंक को कितना ब्याज दे चुके हैं मार्च तक का, या स्टेशनरी खर्च, सफ़र खर्च, यात्रा खर्च, या इसके अलावा जो भी अन्य खर्च हुआ है वो सारा टोटल जोड़ना है अपने को मार्च तक का। और इस मार्च तक आए हुए कमाई में से वो खर्च घटाना है और वो राशि फिर आप अप्रैल में यहाँ पे डाल सकते हो, वो होगी हमारी प्रारंभ राशि। उसके बाद में सदस्यों से ऋण पर प्राप्त ब्याज, ये हमारे जो पिछले इसके पीछे वाली जो एक टेबल होती है मासिक प्रतिवेदन के ऊपर बनी हुई होती है, उसके अंदर
सदस्यों की किस्त और ब्याज का विवरण लिखते हैं, तो उस किस्त के साथ में जो ब्याज आता है उसी का योग हमें यहाँ पर लिखना है। कई बार हमने देखा है कि सदस्य कुछ लोग बुक कीपर्स एम्पायर बनाते हैं, तो पीछे ब्याज का योग कुछ और होता है और आगे ब्याज का योग कुछ और लिखा होता है, जबकि आगे और पीछे जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस वही ब्याज हमें यहाँ पर भी उसमें लिखना होता है। उसके बाद बैंक खाते पर प्राप्त ब्याज, ये हम बैंक की जो डायरी एंट्री करवाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस महीने में हमें कोई ब्याज प्राप्त हुआ भी है या नहीं है। उसके बाद में दंड, वो हम इस महीने में जो 4 बैठकें हुई हैं हमारी, उन चारों बैठकों में से किसी एक में भी दंड आया है या चारों बैठकों में दंड आया है, तो वो टोटल चारों बैठकों का योग करके हमको यहाँ पे दंड लिखना पड़ेगा। इसके अलावा इन चारों बैठकों में कहीं और से कोई पैसा आया है तो वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये सारी चीज़ें भी हमने, जैसे हमारे इससे पहले जो सारणी गई है समूह द्वारा प्राप्त ऋण और भुगतान के ऊपर जो सारणी बनाई है, उसके अंदर हम लिखते हैं ऊपर कि हमने ग्राम संगठन को इस महीने में कितनी किस्त चुकाई और कितना ब्याज चुकाया। तो जो ब्याज हमने चुकाया है वही राशि यहाँ पर आएगी, वो भी इससे भिन्न नहीं होगी। इसी प्रकार बैंक ऋण का विवरण भी हमने ऊपर वाली सारणी में लिखा है कि हमने इस महीने में इतना बैंक ऋण चुकाया और इतना ब्याज चुकाया और इतना असल चुकाया है। तो जो ब्याज की राशि है वही राशि हमको यहाँ लिखनी है जो हमने ऊपर लिखी है। ये दोनों चीज़ें भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आता है पुस्तक संचालक का मानदेय। अगर हमारी चारों बैठकों में से किसी एक में भी हमने दिया है तो वो मानदेय यहाँ पर हमारे को लिखना है, और इस महीने में हमने कोई मानदेय नहीं दिया है तो वो नहीं लिखना है। इसी प्रकार ये सारे खर्चे हैं चारों बैठकों में से किसी बैठक में हुए हैं तो वो उनका योग अपने को यहाँ पर लिखना है, नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद में अपना जो प्राप्ति में से घटाने के बाद में हमें यहाँ पे अपना शुद्ध आय अपने को प्राप्त हो जाएगी, जो हमारी कहलाएगी प्रारंभ शेष राशि मई के महीने में। उसके बाद में आता है 14वां नंबर का कॉलम। उसके बाद में इसमें पूछा जाता है माह के अंत में बैंक में शेष राशि, यानी जब हमारा अप्रैल का महीना खत्म हुआ तो सारा लेन देन करने के बाद में हमारे समूह के खाते में कितना पैसा शेष रहा है, वो चीज़ें अपने, वो राशि अपने को यहाँ पर लिखनी है। ये चीज़ ध्यान में रहे कि अगर हमने अप्रैल के महीने में किसी सदस्य को चेक काट के दिया है, अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ और उसकी एंट्री पूरी आ रही तो अपने को वो माइनस करके वो राशि यहाँ पर अपने को लिखनी है। जैसे कई बार हम बैंक को चेक देते हैं या फिर हम ग्राम संगठन को चेक देते हैं और उसी महीने में अपने काटा है और अभी तक हमारी वो एंट्री करवाई लेकिन वो पैसा कटा नहीं, तो वो राशि अपने को ध्यान में रखते हुए ही अपने को यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में आता है माह के अंत में नगद शेष राशि, यानी अप्रैल माह की जो लास्ट बैठक हुई थी हमारी, उसमें हमारे हाथ में नगद शेष राशि कितनी बची थी। अगर हमने हाथ में रखी हो तो हमें यहाँ लिखनी है, अगर उस राशि को हमने बैंक में जमा करवा दिया हो तो उसको हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। उसके बाद में 16वें नंबर का बिंदु है समूह में किए गए सामाजिक कार्यक्रमों का विवरण। यहाँ पर एक सारणी बनी हुई होती है, कॉलम बना हुआ होता है, उसके अंदर हमें लिखना होता है कि इस महीने में हमने क्या क्या कार्य किए गए, सामाजिक कार्य किए गए या फिर किसी किसी मुद्दे पे कोई चर्चा की गई हो, तो वो सारा विवरण अपने को यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मान लीजिए ये सारणी है अपनी यहाँ पर और इसमें लिखते हैं, हमने लिखा कि जैसे इस माह में कोरोना महामारी के चलते हुए के कारण गरीब परिवारों को अन्नदान करने का निर्णय लिया तथा अन्नदान किया। या इसके अलावा आपके समूह में आपने कुछ और काम किया हो, जैसे हम हर बैठक में हमें हर महीने में कम से कम एक बार तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए और जो आप करते हो वही अपने को यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे गांव में छोटे बच्चे हैं, महिलाओं को जानकारी नहीं है दवाई पिलाने की,
तो अगर हमने उनको कोई जानकारी दी तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हमने कोई रैली वगैरह निकाली, कोई जागरूकता अभियान किया हो तो ऐसा कुछ किया तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी हमने कुछ अच्छा काम किया हो, हमारे द्वारा जो भी सामाजिक कार्यक्रम किया गया हो उसका विवरण हमको इसमें लिख के भेजना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का 16वें नंबर का बिंदु। इसके नीचे इधर की साइड में होते हैं पुस्तक संचालक के हस्ताक्षर और इधर की साइड में सील लग के जो होते हैं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर। ये हस्ताक्षर करवाना इसलिए ज़रूरी होता है पदाधिकारियों के भी कि इसका प्रूफ मतलब ये होता है कि पदाधिकारियों को इस जो भी जानकारी भरी गई है उनको इस बात की सूचना है। तो मासिक प्रतिवेदन बनाने के बाद पदाधिकारियों को ये चीज़ें समझाने की जिम्मेदारी पुस्तक संचालक की होती है कि उसने क्या क्या जानकारी इसमें भरी है। भरने के बाद में उनको बताने के बाद उनके हस्ताक्षर यहाँ पे करवाने चाहिए और स्वयं के भी हस्ताक्षर यहाँ पे नीचे करने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा मासिक प्रतिवेदन का जो पेज का जो पहला साइड होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे सीखा है। और इसके बारे में एक बार फिर से हम देखेंगे जब हमारा पिछली साइड वाला जो पेज है वो तैयार हो जाएगा, यानी सदस्यों के द्वारा जो ऋण का लेन देन किया गया है उसके बाद ही हम इसको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू अपन करेंगे। देखिए ये जैसे ये बनाया है मैंने प्रारंभ राशि 1 लाख रुपए, क्योंकि ये बहुत पुराना समूह है और इसका आज दिन तक का जो सारा खर्च निकालने के बाद इस समूह की आय हो चुकी है, जो आय की जो प्रारंभ राशि वो है 1 लाख रुपए। उसके बाद में सदस्यों से ऋण जो प्राप्त हुआ है इस महीने में वो है 5,000 रुपये। बैंक खाते पर ब्याज प्राप्त हुआ है 40 रुपये। उसके बाद में दंड है 40 रुपये। तो टोटल इनकी जो आय हुई है वो है 1,05,080 रुपये। ठीक है। इस महीने में जो खर्च हुआ है वो है 1,080 रुपये तो ग्राम संगठन में ब्याज दिया गया है और 1,600 रुपये बैंक ऋण पर ब्याज दिया गया है। 300 रुपये पुस्तक संचालक को दिए गए हैं। इस प्रकार जो कुल खर्चा हुआ है वो है 2,980। अब हम यहाँ पर तो ये लिख दिया, अब हम लिखेंगे वे से अधिक आय, यानी वे तो हुआ है हमारा खर्च कम और आय है हमारी ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वे से अधिक आय। तो इस आय में से इस वे को घटा देंगे तो ये वे से अधिक आय निकल के आ जाएगी। अब वापस इसको हम जोड़ते हैं तो हमारी टोटल आय आ गई है यहाँ पर। इस प्रकार से इसका कुल योग करके लिख दिया हमने 1,05,080 रुपये। इधर भी आगे 1,05,080 रुपये, मतलब ये जो है 1,02,100 रुपये ये है हमारी इस महीने तक की अप्रैल माह तक की शुद्ध आय। अब ये 1,02,000 जब हम मई का एम्प्यार बनाएंगे तो ये राशि हमारी यहाँ पर प्रारंभ राशि में आ जाएगी, यानी अप्रैल माह तक जो हमारी शुद्ध आय होगी वो प्रारंभ राशि यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने को राशि इसमें भरनी है। अब बैंक में मान लीजिए इसमें रखे 10,000 रुपये, ये सिर्फ एक अनुमानित राशि यहाँ पे डाल रही हूँ, कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है, कम भी हो सकती है ज़्यादा। अपने को ये देखना है कि हमारा जो राशि है वो अपने को उस हिसाब से डालना है। पास्ट में इसका जो टोटल बैठता है वो भी अपने को उसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा प्राप्ति भुगतान जो बैठे वो भी बराबर बैठना चाहिए। माह के अंत में शेष राशि मान लीजिए यहाँ पर 300 रुपये, ये भी मैंने अनुमानित ही डाला है यहाँ पर। आपके यहाँ पे जो बचता है वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो मासिक प्रतिवेदन का पीछे का हिस्सा होता है, सदस्यों का जो ऋण है और उनके द्वारा जो भुगतान की गई राशि है उसका जो विवरण तैयार किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें विवरण को प्रविष्टि की जाती है। तो देखिए ये है हमारे जो समूह के जो सदस्य हैं, 11 सदस्य, सबके नाम लिखने हैं हमारे को। और सबसे पहले देखिए कॉलम समझ लेते हैं हम लोग। इसमें जो कॉलम है सबसे पहले क्रम संख्या, सदस्य का नाम, प्रारंभ राशि और पिछले माह तक बकाया राशि, यानी पिछले महीने में जो किस्त आने वाली थी और सदस्यों ने जमा नहीं करवाई तो ऐसा कुछ है तो किस्त यहाँ पे आ जाएगी, और ब्याज बकाया है तो ब्याज का कॉलम। इसके बाद में है इस माह में मांग, यानी अप्रैल माह में कितने रुपए तो किस्त मांग बनती है समूह के अनुसार और कितने रुपए ब्याज बनता है। उसके बाद में बकाया के साथ, यानी पिछले महीने का बकाया और इस महीने की मांग दोनों मिलाकर कितनी किस्त बनती है और कितना ब्याज बनता है। उसके बाद में है इस माह में वापसी, यानी मांग तो हमने बना ली लेकिन सदस्य ने वापस कितना जमा किया वो राशि का विवरण हम यहाँ पर लिखते हैं।
उसके बाद में है बकाया, यानी आज की जो मांग थी बकाया के साथ में, उसमें से हमने कितना जमा करवाया और कितना हमने बकाया छोड़ दिया। उसके बाद में आता है नया ऋण मंजूर। अगर आज इस महीने की जो अप्रैल माह है उसमें अगर किसी सदस्य को नया ऋण मंजूर दिया गया है तो वो राशि यहाँ पर लिखी जाएगी। उसके बाद में है सारा टोटल आज की जो अप्रैल माह के अंत में सभी सदस्यों के ऊपर कितना शेष ऋण चलेगा वो यहाँ पर लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो 11 सदस्य हैं उनके ऊपर किस के ऊपर कितना कितना ऋण चल रहा है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं एक बार, जैसे मीरा देवी हैं, इनके ऊपर मार्च माह की किस्तें चुकाने के बाद में 60,000 रुपये शेष ऋण इनके पास में रहा, जो अप्रैल माह में प्रारंभ राशि के रूप में है, यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार कौशल्या देवी हैं, इनका जो मार्च माह की इन्होंने किस्त जमा करवा दी थी उसके बाद में इनके ऊपर शेष ऋण रहा 35,000 रुपये। इसी प्रकार भागवती देवी हैं, इन्होंने अपनी मार्च माह की जो किस्त थी वो पूरी जमा नहीं करवाई थी, उनमें से इन्होंने 2,000 रुपये बाकी रह गया था और इनके इस पर शेष ऋण रहा है 35,000 रुपये। अप्रैल माह की जो प्रारंभ राशि है वो 35,000 रुपये। इसी प्रकार गीता देवी है, इनके ऊपर मार्च माह की किस्त जमा करवाने के बाद 55,000 रुपये शेष राशि इनके ऊपर रहा, जो अप्रैल माह में प्रारंभ राशि के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। इसी प्रकार कमला देवी है, रेखा देवी है, अनीता देवी है, इन सब ने अपनी अपनी किस्तें मार्च में भुगतान की थी, इसलिए यहाँ पे बकाया में कुछ भी नहीं दिखाया गया और इनके ऊपर जो शेष ऋण राशि वो हमने यहाँ पर प्रारंभ राशि के रूप में लिख दी है। तो इस प्रकार हमारे समूह के अंदर जो है कुल प्रारंभ राशि निकल के आई है 5,35,000 रुपये, यानी अप्रैल माह मार्च माह के अंत तक सदस्यों के ऊपर ये ऋण राशि शेष है। अब इन जिस ऋण राशि की जो किस्तें और ब्याज आएगी वो अपने इस माह में लिया जाएगा। और पिछले माह तक बकाया देखते हैं कि मार्च माह में, यानी अप्रैल माह का हम बना रहे हैं, यानी पिछले माह यानी मार्च माह में किन किन सदस्यों ने अपनी किस्तें जमा नहीं करवाई थी। तो ये सिर्फ इसमें सभी सदस्यों ने अपनी किस्तें जमा करवाई है, मात्र भागवती देवी है, इन्होंने 2,000 रुपये जमा नहीं करवाया था लेकिन ब्याज अपना पूरा जमा करवा दिया था। इसके अलावा और किसी भी सदस्य की कोई राशि बकाया नहीं है। अब हम देखते हैं इस माह की मांग कि इस माह में किस किस सदस्यों से कितनी कितनी राशि समूह मांग रहा है। तो देखिए मीरा देवी है, उनको लौटानी है 5,000 की किस्त तय करी उन्होंने और 60,000 का ब्याज बनता है 600 रुपये। इसी प्रकार कौशल्या देवी है, इन्होंने भी 5,000 की किस्त तय की है और ब्याज बनता है इनका 35,000 का 350 रुपये, 1 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से। इस प्रकार भागवती देवी है, इनके ऊपर भी 35,000 रुपये ऋण है, तो इनका भी 3,000 की किस्त बनती है और 350 रुपये ब्याज, मतलब 2,000 इस महीने की मांग है 3,000 रुपये, ठीक है, और 350 रुपये ब्याज। इसके बाद में गीता देवी है, इनके ऊपर 55,000 ऋण है, तो 5,000 की किस्त है इनके ऊपर और 550 रुपये ब्याज है। इसी प्रकार कमला देवी है, इनके ऊपर 85,000 रुपये का ऋण है, इनसे मांग बनती है 5,000 रुपये किस्त और 850 रुपये ब्याज। इसी प्रकार रेखा देवी का 35,000 का ब्याज बनता है 350 रुपये और किस्त बनती है 5,000 रुपये। इसी प्रकार अनीता देवी का 5,000 किस्त और 65,000 का ब्याज बनता है 650 रुपये। इसी प्रकार लक्ष्मी देवी का 35,000 का जो किस्त है 5,000 है और ब्याज है 350 रुपये। इसी प्रकार सुनीता देवी है, इनकी जो राशि है मूल राशि 40,000 है, उसकी किस्त है इन्होंने 3,000 की बना रखी है और 400 रुपये इनका ब्याज बनता है। और कल्याण देवी का जो 60,000 उसकी 5,000 किस्त मांग बनती है और 6,000 रुपये ब्याज बनता है। इसी प्रकार अंजलि देवी है, 3,000 की किस्त बनती है, इनकी 5,000 रुपये मांग है और 300 रुपये ब्याज है। तो ये इस महीने की मांग है। अब इसके अंदर बकाया के साथ अब लिखेंगे हम बकाया के साथ, यानी इस माह की मांग और पिछले महीने का बकाया के साथ। तो जैसे कि हमारे इस सदस्य का पिछले माह का कोई बकाया था ही नहीं, तो इस महीने की इनकी जो मांग बनती है 5,000, वही इस महीने की बकाया के साथ भी यही मांग इनकी बनेगी। तो यहाँ पर भी हम वो 5,600 ही लिखेंगे। इसी प्रकार इस सदस्य का भी कुछ बकाया नहीं था, सिर्फ जो मांग इस महीने की थी वही इस महीने के बकाया के साथ में भी वही राशि वापस आ जाएगी। इस प्रकार लेकिन अब ये जो है इनकी कितनी है, भागवती देवी की देखिए मांग बनी है 3,000 रुपये। इस महीने की मांग कितनी है 3,000, लेकिन पिछले महीने के 2,000 भी इनके बाकी चल रहे हैं। तो इस महीने में इनकी मांग कितनी बन गई 5,000 रुपये। पिछले महीने का इनका कोई ब्याज बाकी नहीं था, सिर्फ इसी महीने का ब्याज बाकी था, तो बकाया के साथ ब्याज बन गया इनका 350 रुपये। तो इसी प्रकार
बाकी किसी भी सदस्य का कोई ऋण बाकी नहीं है तो इस माह की जो मांग है वही बकाया के साथ भी यहाँ पर इसमें भर दी जाती है। अब आती है इस माह में वापसी कि किसने कितना वापसी किया। तो अब देखिए बकाया के साथ मांग कितनी थी यहाँ पे इनकी 5,000 रुपये और 600 रुपये ब्याज। तो इन्होंने 5,000 में से कितना दिया, 2,000 रुपये तो किस्त दी और 600 रुपये ब्याज दिया। तो इसमें से देखिए 5,000 में से 2,000 दिए तो 3,000 किस्त इन्होंने कम जमा करवाई है। तो 2,000 रुपये जमा करवाए हैं और 3,000 रुपये किस्त जमा कम करवाई है, तो इसको हम 3,000 कहाँ लिखेंगे, बकाया में, यानी किस्त राशि के बकाया में इसको लिख देंगे। और ब्याज में कुछ भी बकाया नहीं रहा है, इसलिए ब्याज इन्होंने पूरा जमा करवा दिया है और इन्होंने कोई नया ऋण मंजूर नहीं लिया है। तो 60,000 में से इन्होंने 2,000 जमा करवाया तो शेष ऋण कितना रह गया इनका, 58,000 रुपये। इसी प्रकार कौशल्या देवी है, इनकी 5,000 की मांग थी बकाया के साथ में, इन्होंने 5,000 पूरे जमा करवा दिए और 350 ब्याज भी जमा करवा दिया और इन्होंने 11,000 रुपये का नया ऋण मंजूर लिया। तो देखिए 35,000 में से 5,000 गए तो 30,000 रुपये इनके शेष रह गए और 30,000 के बाद में इन्होंने फिर 11,000 रुपये ले लिया, तो टोटल कितना हो गया, 41,000 रुपये। इस प्रकार है भागवती देवी है, इनकी मांग बनती थी 5,000 रुपये और 350 रुपये ब्याज। तो इन्होंने 5,000 किस्त जमा करवाई, 350 रुपये पूरे ब्याज जमा करवा दिए। तो 35 में से 5 गए तो 30,000 रुपये इनकी शेष राशि यहाँ पर लिख दी गई है। इसी प्रकार गीता देवी है, इन्होंने 55 में से 5,000 जमा करवाए, 50,000 शेष 55,000 शेष थे, इनकी मांग बनती थी 5,000 रुपये, लेकिन इन्होंने कितना जमा करवाया, मात्र 3,000 रुपये, यानी इन्होंने 2,000 रुपये कम जमा करवाया, किसमें से, किस्त में से। तो किस्त में हमने यहाँ लिख दिया बकाया में 2,000 रुपये। ब्याज इन्होंने पूरा जमा करवा दिया तो ब्याज हम बकाया में नहीं लिखेंगे और इनके ऊपर शेष ऋण रह गया है 52,000 रुपये। इसी प्रकार ये है कमला देवी, इनके ऊपर शेष ऋण है 85,000 और इनकी बकाया के साथ मांग बनती थी 5,000 रुपये तो किस्त, 850 रुपये ब्याज। इन्होंने 5,000 किस्त और 850 रुपये ब्याज पूरे जमा करवा दिए। 85 में से 5 गए तो 80,000 इनके ऊपर शेष ऋण रह गया। इसी प्रकार रेखा देवी का 35,000 ऋण था, इनमें से 5,000 किस्त मांग थी और 350 रुपये ब्याज मांग था, लेकिन इन्होंने ना ही किस्त जमा करवाई और ना ही ब्याज जमा करवाया। तो इनकी जो किस्त है 5,000 वो हमने यहाँ पे बकाया में लिख दी है और 350 रुपये ब्याज भी इनका बकाया में लिख दिया है। शेष ऋण 35,000 वैसे के वैसे इनके ऊपर शेष रह गया है। इसी प्रकार अनीता देवी है, इनके ऊपर 65,000 रुपये ऋण था, इनकी मांग बनती थी 5,000 रुपये किस्त, 650 रुपये ब्याज। इन्होंने अपनी इस महीने की किस्त जमा नहीं करवाई है, सिर्फ ब्याज जमा करवाया है। तो इनकी जो किस्त राशि ये वाली राशि थी वो हमने कहाँ डाल दी, बकाया में, और ब्याज इसमें डेश लगा दी क्योंकि ब्याज इन्होंने पूरा जमा करवा दिया। शेष कितना रह गया, पूरा का पूरा 65,000 फिर से इनके ऊपर शेष रह गया है। इसी प्रकार लक्ष्मी देवी है, 35,000 में से इनकी मांग थी 5,000 रुपये और 350 रुपये ब्याज, वो इन्होंने पूरा जमा करवाया है, 5,000 किस्त और 350 रुपये ब्याज। 35 में से 5 गए तो शेष राशि रह गई इनकी 30,000 रुपये। इसी प्रकार सुनीता देवी है, इनके ऊपर 40,000 ऋण था, 40,000 में से इनको जमा करवाने थे 3,000 किस्त और 400 रुपये ब्याज, तो इन्होंने पूरा जमा करवा दिया। इसी प्रकार देखिए ये कल्याणी देवी है, इनके ऊपर ऋण है 60,000 रुपये प्रारंभ राशि। तो इनकी ऋण की मांग बनती थी 5,000 रुपये, ब्याज की मांग थी 600 रुपये। इन्होंने अपनी 5,000 की मांग की जगह इन्होंने 7,000 इस महीने में जमा करवाए, यानी 2,000 रुपये अतिरिक्त जमा करवाए और 600 रुपये ब्याज जमा करवाया। तो ना ही इनका किस्त बकाया रही और ना ही ब्याज बकाया, और 60 में से 7 गए तो 53,000 रुपये शेष राशि यहाँ पर आ गई। इसी प्रकार ये अंजलि देवी हैं, इनके ऊपर 30,000 रुपये का ऋण था प्रारंभ राशि, इसमें से इनकी 5,000 रुपये मांग बनती थी और 300 रुपये ब्याज। इन्होंने 5,000 किस्त जमा करवाया, 300 रुपये ब्याज जमा करवाया, और इसके बाद में इनके ऊपर 30 में से 5 गए तो कितना बचा, 25,000 रुपये शेष रहा, लेकिन इन्होंने 55,000 का नया ऋण मंजूर ले लिया। तो 25 और 55 मिला के इनके ऊपर ऋण रह गया 80,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रारंभ राशि का जो योग है वो आ रहा है 5,35,000 रुपये, और पिछले माह तक जो बकाया राशि थी वो थी 2,000 रुपये। इसी प्रकार इस महीने में मांग थी हमारी 51,000 रुपये और ब्याज की मांग थी 5,350 रुपये, और इस महीने में बकाया के साथ मांग बनती थी हमारी 55,000 रुपये
और ब्याज बनता था 5,350। तो हमारे पास किस्त वापसी आई 40,000 रुपये और ब्याज की प्राप्ति हुई 5,000 रुपये। और बकाया में जो किस्त रही वो हमारी रही है 3 और 2 5, 5 10 और 5 15,000 रुपये आने चाहिए थे, वो हमारे पास में नहीं आए। वो हम लिखेंगे यहाँ पे बकाया में। और 350 रुपये हमारे पास ब्याज कम प्राप्त हुआ है। और नया ऋण मंजूर जो किया है वो है 66,000 रुपये। इस प्रकार जो सदस्यों में इस वक्त शेष ऋण है वो है 5,61,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे मासिक प्रतिवेदन का जो सदस्यों का ऋण का विवरण होता है, इस प्रकार से इसमें प्रविष्टि की जाती है। लेकिन इसको तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें पिछले महीने तक की बकाया राशि भी हमको इसमें लिखनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें ऋण पुस्तक जो है हमारी उसी से ही प्राप्त होती हैं। तो समय समय पर सदस्यों द्वारा जो किस्तें जमा करवाई जाती हैं उनको हमें तुरंत उसी वक्त जैसे किस्त जमा करवाई जाती है तभी हमको ऋण पुस्तक में प्रविष्टि कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी सदस्य ने किस्त जमा करवा दी और हमने उसमें प्रविष्टि नहीं करी और गलती से किसी और ने मासिक प्रतिवेदन बनाया तो फिर वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। इसलिए तुरंत जैसे ही किस्त आती है उसमें तुरंत जमा कर देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा ये जो योग है, नीचे के अधिकतर पुस्तक संचालक नीचे का योग नहीं लगाते हैं, जिसके कारण बाद में जो एमआईएस पे जो एंट्री करते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है, उनको काफ़ी समय लग जाता है। अगर हम पुस्तक संचालक अपना काम समय पर करके देते हैं तो बाकी जो बाद में जो काम करते हैं उनको भी दिक्कत नहीं आती है। तो हमें जो नीचे का जो योग है वो ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। अब एक बार हमें हमारे इसकी योग की जाँच करनी हो तो वो कैसे करें? देखिए, ये है हमारा 5,35,000 रुपये जो सदस्यों पे शेष ऋण था। अब इस ऋण में से हमारे पास किस्त कितनी आई है? 40,000 रुपये। तो इसमें से 40,000 में से इसको घटाते हैं अपन, तो ये रह जाता है हमारा 4,95,000। अब 4,95,000 के अंदर 66,000 जोड़ते हैं तो हमारे आगे 5,61,000, यानी हमारा जो योग है वो बिल्कुल सही है। अब चीज़ें आती हैं कि हमारा ये जो इसको हमारे जब तलपट बनाते हैं, हमारे समूह का प्राप्ति भुगतान जब हम तैयार करते हैं तो उसको हम किस प्रकार से मिलान करें। तो एक चीज़ का ध्यान में रखिए आप लोग, पहले इसको देखिए। जो ब्याज राशि है, मैंने अभी आपको पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट इसका बताया था, पहले वाला हिस्सा, वहाँ पे मैंने लिखा था कि समूह में सदस्यों से प्राप्त ब्याज। तो देखिए वहाँ पर भी मैंने 5,000 लिखे थे और यहाँ पे भी वही राशि 5,000 रुपये लिखी गई है। तो हमारी इस राशि में और वहाँ लिखी हुई राशि में अंतर नहीं आना चाहिए। अब आगे का मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार मासिक प्रतिवेदन को अपन मिलान करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मासिक प्रतिवेदन बनाया है और अगर हम उसको अपने तलपट से मिलान करते हैं तो उसको किस प्रकार से मिलान किया जाता है। तो देखिए सर, हमारे पास अपना पैसा कौन कौन सा होता है, सदस्यों के पास में जो पैसा होता है समूह के पास में, वो कहाँ से आता है। सबसे पहला है बचत, जो सदस्यों द्वारा जमा करवाई जाती है। उसके बाद में आता है बीओ से प्राप्त ऋण, बीओ का शेष ऋण। यहाँ पे हमें कुल प्राप्त ऋण नहीं दिखाना है क्योंकि जो दे चुके हैं वो तो अपने पास से जा चुका है। हमें सिर्फ यही पैसा देखना है कि जो हमारे पास ग्राम संग्रह कितना पैसा शेष में है। तो यहाँ आ जाएगा बीओ का शेष ऋण। इसी प्रकार बैंक का शेष ऋण,
उसके बाद में आता है अपने पास में हमारी जो शुद्ध आय है, ठीक है, यानी हमारा जो पूरा अपना जो हमारे को मासिक प्रतिवेदन के अंदर मिलता है अपना शुद्ध आय, तो वो होती है हमारी आय, ठीक है। तो ये 4 चीजों से अपने पास में पैसा आता है, ठीक है। और इस आय के अंदर हमने जो लिखा है मासिक प्रतिवेदन के अंदर ये सारी चीजें अपने लिखी होती है। शुद्ध आय अपने को यहाँ निकाल के रखनी है, क्योंकि अगर ये चीजें सारी निकाल के रखेंगे अपन तो आय जैसे या तो चाहे तो आप इधर व्यय में से घटाना पड़ेगा, लेकिन अपने को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मिलान करना है। तो जो कि हमारा आय व्यय का विवरण है मासिक प्रतिवेदन का, उसमें हमने आय और व्यय का विवरण तैयार कर रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी शुद्ध आय जो है खर्च घटाने के बाद, ठीक है। खर्च घटाने के बाद जो हमारी आय बचती है उसको हम कहते हैं शुद्ध आय। तो हमारे पास में ये 4 जगह से पैसा होता है हमारे पास में। अब ये जो पैसा है हमारा, या तो इस पैसे में से हमारे बैंक में पैसे होते हैं या फिर सदस्यों के पास ऋण के रूप में होता है। तो देखिए हमारी बचत यहाँ पे कितनी है, 1,02,200 रुपये, जो हमने यहाँ पे पिछली बार उदाहरण के आपको दिखाई थी, जो पहले पेज में हमने भरी थी। उसके बाद में आता है हमारे में व्ययों का शेष ऋण, जो कि हमने आपको पहले पेज पे दिखाया था। 1,08,000 में से किस्त जमा कराने के बाद उनपे बचा था 92,000 रुपये और 45,000 रुपये उनको दोबारा से ऋण मिला था। इस प्रकार 1,37,000 रुपये ग्राम संगठन का शेष ऋण उनके ऊपर, समूह के ऊपर रहा है। उसके बाद में है बैंक का शेष ऋण, यानी 2,30,000 रुपये, यानी 2,50,000 में से इन्होंने 20 जमा करवा दिए थे, तो इनके रह गए थे 2,30,000 रुपये। तो और इनकी जो शुद्ध आय हमने हमारा जो आय व्यय का विवरण तैयार किया है उसके अनुसार बनती है 1,02,100 रुपये, ठीक है। इस महीने तक का पूरा खर्च घटाने के बाद में इस महीने तक की शुद्ध आय बनी थी अपनी 1,02,100 रुपये। अब हम इन चारों चीजों का योग लगाएंगे, ठीक है। इनका जो योग आता है अपने पास में, तो इनका योग आ रहा है हमारा 5,71,300 रुपये, ठीक है। ये अपना इसका टोटल है। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास जो समूह के अंदर जो शेष ऋण निकल के आया है वो कितना है, 5,61,000 रुपये, ठीक है। सदस्यों में शेष ऋण, बराबर 5,61,000 रुपये, ये हमारा सदस्यों में शेष ऋण निकल के आया है। अब हमारे पास कितने का अंतर पड़ रहा है यहाँ पे, 10,300 रुपये का। अब वो 10,300 अपने कहाँ दिखाए हैं, बैंक बचत खाते में। और नगद शेष राशि कितनी बची हमारे पास, 300 रुपये, बराबर 300 रुपये। अब इसका योग लगाते हैं तो कितना आ रहा है, 5,71,300 रुपये। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो हमारी अपनी राशि है या हमारे पास बाहर से जो भी पैसा आया है, टोटल पैसा हमारे पास में कितना है, 5,71,300 रुपये। इस 5,71,300 में से 5,61,000 रुपये सदस्यों के पास से ऋण के रूप में है और 10,000 रुपये हमारे बैंक खाते में है और 300 रुपये हमारे पास नगद शेष राशि के रूप में है। तो देखिए हमारा प्राप्ति और हमारा भुगतान दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। इसका मतलब है कि हमारे समूह का जो तलपट और मासिक प्रतिवेदन हमने बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें तो ये तो होगी अपनी प्राप्ति का योग, ठीक है। ये तो हो गया प्राप्ति का योग और ये हो गया अपना भुगतान का योग। इसको कहते हैं हम प्राप्ति और ये भुगतान, यानी हमारे पास समूह में कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया
और इस आए हुए पैसे को हमने कहाँ कहाँ पर दे रखा है। तो ये है प्राप्ति का योग 5,71,300 और भुगतान का योग भी आ गया 5,71,300 रुपये। तो इसका मतलब है कि हमारा समूह के अंदर कोई भी 1 रुपये की इसमें गफलत नहीं है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने ग्राम संगठन के जो समूह है उनके मासिक प्रतिवेदन बनाकर और उसका तलपट बनाकर उसकी जांच आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, हमारे समूह के अंदर 4 तरह की चीज़ें होती हैं, संपत्ति, दायित्व, आय और व्यय। तो जैसा कि हमारा मासिक प्रतिवेदन का पहला पेज है उस पर आय और व्यय तो हमने दिखा रखा है, लेकिन उसमें संपत्ति और दायित्व हमने नहीं दिखा रखा। तो वो चीज़ें हम देखते हैं कि इस मासिक प्रतिवेदन में हमारी आय क्या क्या होती है और व्यय क्या क्या होता है, हमारी संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। तो जैसा कि आय और व्यय तो हमने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ से पैसा जो आया है वो हमारी आय है और जहाँ पर पैसा खर्च हुआ है वो हमारा व्यय है। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों के अंदर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी तो संपत्ति है और कौन सा हमारा दायित्व है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये आती है हमारी बचत। ये कभी ना कभी तो हमारे समूह को सदस्यों को वापस करनी ही होती है। तो ये क्या है, हमारा दायित्व। ठीक है। उसके बाद व्ययों का जो शेष ऋण है वो भी हमें को वापस करना पड़ता है, तो ये भी हमारा दायित्व है। इसी प्रकार बैंक का ऋण है वो भी हमारे सदस्यों को वापस करना पड़ता है, तो ये भी हमारा दायित्व है। इसी प्रकार ये जो हमारी शुद्ध आय है वो भी सदस्यों को, जब भी कोई सदस्य हटता है तो उसको अपने को देना पड़ सकता है, तो ये भी हमारा दायित्व है। उसके बाद में बची ही 3 राशियां। अब ये जो बैंक के अंदर पैसा पड़ा है वो क्या है, समूह की संपत्ति, क्योंकि बैंक से हमको हमारा पैसा वापस लेना है, क्योंकि वो बैंक की संपत्ति नहीं है, वो किसकी संपत्ति है, हमारे समूह की। तो यहाँ पर ये कहलाएगी संपत्ति। इसी प्रकार नगद शेष राशि है वो भी समूह की संपत्ति है। अब आता है सदस्यों के अंदर जो शेष ऋण चल रहा है ये वाला, ये कहलाता है समूह की संपत्ति। क्योंकि सदस्यों से पैसा समूह को वापस लेना है। इस प्रकार इन चीजों में हम देख सकते हैं कि कौन सी तो समूह की संपत्ति है और कौन सा समूह का दायित्व है। तो ये तो हो गया, हमारी सारी चीजें दायित्व में आ रही हैं और ये हमारी तीनों चीजें आ रही हैं संपत्ति में। ये तो हो गया हमारा सिर्फ मासिक प्रतिवेदन में से अपने को चीजों को निकालना कि कौन सा संपत्ति है और कौन सा दायित्व। और बाकी एक बार संपत्ति और दायित्व के बारे में हम आपको अलग से शीट बना के दिखा देंगे कौन सी चीजें हमारी संपत्ति में आती है और कौन सी दायित्व में। तो ये तो आपको अपना मासिक प्रतिवेदन और हमारे प्राप्ति और भुगतान का मिलान करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो स्वयं सहायता समूह की पुस्तकों का जो प्रशिक्षण था वो समाप्त हुआ। इसके आगे अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आती है, वैसे तो उम्मीद करती हूँ कि सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझने में कोई समस्या आती है तो आप अपने संबंधित DRC से संपर्क करें या अपने CC हैं, क्लस्टर मैनेजर है, इनसे संपर्क करके और जो भी समस्या है उनका आप निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।